एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ आपने देखा, दूसरा आपने ऑन ग्राउंड देखा, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? डार्ट एजिटेशन में रिजर्वेशन के बारे में था और ये नीट के बारे में था। जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें र्यूमर्स पे चलती हैं और एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी सबकी जिम्मेवारी होती है कि वो मिसगाइड ना हो। जो घूंघट प्रथा वाली फरीदाबाद में रूरल एरिया के अंदर, हरियाणा में थोड़ा सा जो इंटीरियर में काफ़ी है, पर्दा प्रथा का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हम बिसाइड्स गवर्नमेंट प्रोग्राम, पॉलिसी प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, वी यूज टू फोकस ऑन सोशल प्रोग्राम आल्सो। बेटियों को पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या मत करो, पर्दा प्रथा मत करो, लड़कियों को पढ़ाओ। जैसे मेरा भी एक स्टाइल रहा है कि मैं कोर ग्रुप को एड्रेस किया करता था। फॉर एग्जांपल सरपंचों के साथ मेरा इंटरेक्शन रेगुलरली रहता था। कोई भी कोई प्रोग्राम, पॉलिसी प्रोग्राम आना, आई यूज टू होल्ड वर्कशॉप्स, तो सभी सरपंचों को बुला लिए। जैसे जो सर आपकी करंट पोस्टिंग है मेंबर रेरा हरियाणा, उसमें बेसिक काम क्या रहता है? बैंकिंग सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आफ्टर 91 जब ये आपका लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी आई, तो उसमें काफ़ी चीज़ें शुरू हुई। सर आज हम शुरुआत करेंगे तो हम मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपने जितना भी सर्व किया अपनी लाइफ के अंदर, उसमें मोस्ट जो चैलेंजिंग केस आपके पास आया, कि कोई किस तरह का केस आया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उससे आप जैसे बताओगे उसी तरीके से फिर बच्चे जो हैं वो सीख पाएंगे, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए सर। एक्चुअली आई डिड माई लॉ डिग्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इन 1983। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद 89 में आई ज्वाइंट सिविल सर्विसेज और आई रिटायर्ड इन जी 2022। हर तरह का एक्सपीरियंस, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर था, चाहे वो इलेक्शंस था, चाहे वो डेवलपमेंट था, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट था। सो दैट वाज ए वंडरफुल जर्नी एंड आई enjoyed every posting, every department, and that was a wonderful experience. जो मोस्ट चैलेंजिंग केस रहा सर 34 इयर्स की जो आपने सर्व किया, कि आपको क्या लगता है कि वो 34 साल में किस तरीके से आपने डेवलपमेंट की, क्या क्या ग्रोथिंग हुई है उस टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन मोस्ट चैलेंजिंग केस आपको अभी तक का कोई लगा हो कि भाई यार मेरे पास ऐसा है, या फिर कुछ आप इमोशनल हो गए, कुछ डायलमा में आए, उस तरीके का सर कोई एक्चुअली मोस्ट चैलेंजिंग में तो ये है कि इन सिविल सर्विसेज एवरी अपॉर्चुनिटी इज ए चैलेंज एंड एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। जी इसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। फील्ड ड्यूटी, सेक्रेटरी ड्यूटी एंड एज एचओडी। जी Every assignment has its own nature of job. When you are posted in the field as SDM or ADC or DC or commissioner, आपके challenges थोड़ा different type के होते हैं. For example, during my career, as far as law and order is concerned, I have faced mandal agitation, Jat agitation, Kisan agitation, and as far as, and second is in a democratic system, election, conduct of election is a very important thing. And in the interesting thing is that during my journey of 34 years, that was a stage of transformation stage. We saw election by ballot box also. We saw जी elections by EVM also. जी So सर, every ये आपकी election बात was, बीच में है। जब हम बैलेट बॉक्स की बात करते हैं और ईवीएम की बात करते हैं, ये दो चीजें हैं हमारे पास में। जब वोटिंग और या फिर इलेक्शन को कंडक्ट करना, बैलेट बॉक्स वर्सेस ईवीएम, किस में इजी है और कौन सा स्मूथ है आपके अकॉर्डिंगली? क्योंकि आपने तो बहुत ही ज्यादा इलेक्शन जो है वो कंडक्ट यस, करवाए होंगे। मैंने तकरीबन 14 इलेक्शन फील्ड में करवाए हैं मैंने, जी इन डिफरेंट कैपेसिटी, एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, एज रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, एंड अबाउट 7-8 स्टेट्स में मैंने एज इलेक्शन ऑब्जर्वर काम जी किया। शुरू में जो बैलेट बॉक्सेज जब इलेक्शन कंडक्ट करवाते थे तो वो बड़ा, उसमें बड़ा चैलेंज होता था, जैसे कि सर। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक तो टाइम बड़ा लगता था ओके और उनको हैंडल करना, काउंटिंग में बड़ा टाइम लगता था। सो ईवीएम से चीज़ें थोड़ा काफ़ी जो है ना आसान भी हुई हैं और थोड़ा स्मूथ भी है, एंड सबसे बड़ी बात है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। जो बैलेट बॉक्स है सर, उसमें बूथ कैप्चरिंग के जो चांसेस है वो ज्यादा थे या कम थे? नहीं, 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 ये इसका कारण भी यही था, ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने का कारण भी यही था कि
इन सम स्टेट्स कुछ जगह के ऊपर बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आती थी इलेक्शन कमीशन को, और वायलेंस होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। सो जब काउंटिंग होती थी, काउंटिंग में भी थोड़ा-सा वो जो गलत वोट डलते थे या स्टैंपिंग में, उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था। बट ये है कि आफ्टर ईवीएम टोटल द सिस्टम इज़ नाउ ट्रांसपेरेंट, टोटल ट्रांसपेरेंट। In 99 EVM was introduced, and in 2017, if I remember, वीवीपैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। जी। आफ्टर वीवीपैट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो वो मैनुअली भी अगर आप एट रैंडमली 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का, 5-6 सॉरी पोलिंग स्टेशंस का जी। आप देखते हो तो पता लग जाता है। सर ये ईवीएम की एक बहुत ज़्यादा जैसे हम बात सुनते हैं कि ईवीएम हैक हो जाएगा या हैक हो जाता है। देखो वीवीपैट जैसे आपने बोला कि सर आप थोड़ा-सा अगर जैसे हमारे व्यूअर्स हैं कई बार ना पता हो, वीवीपैट सर चीज़ क्या है? वीवीपैट बेसिकली एक बॉक्स है, उसमें मैनुअली पर्चियाँ जो ऑटो द मोमेंट यू कास्ट योर वोट, जी। तो आपका वो मैनुअली पर्ची उसमें डल जाती मतलब है। जो हमने वोट किया है कास्ट किया जिसको है, हाँ, कास्ट किया है जिसको वो पर्ची आ जाती है हमारे पर्ची पास स्लिप मिल उसमें, जाती है, यस, प्रूफ है। प्रूफ है वो। हुँ। सो उसमें इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन है कि उसमें पर कॉन्स्टिट्यूंसी 5, 6, 10, 5 to 10 जी। रैंडमली बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तो यू आर सपोज टू काउंट दोज वोट्स। और वो जनरली अब प्रॉब्लम कभी आती नहीं है, तो वो तो इन केस अगर दे इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन इट इज़ कंडक्टेड, अदरवाइज वीवीपैट से तो काफ़ी कुछ ठीक हो गया। ट्रांसपेरेंट हो गया। हम्म। तो सर ये जो ईवीएम वाला सीन है कि ये हैकेबल है, आप सर उसके बारे में क्या नहीं, बताएंगे? अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये मशीन बनाई थी, तो 99 में आई वाज पोस्ट इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। सो 99 में लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुए थे इलेक्शन, वो ईवीएम यूज़ हुई थी, चंडीगढ़ वाज वन ऑफ देम। एंड आफ्टर दैट इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन 100% ईवीएम्स वर यूज्ड, एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कि हैकिंग भी हैक का हो सकता है। मतलब ही नहीं उसमें। ओके। तो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसमें ईवीएम मुझे लगता है कि जैसे आप बता रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा सूट करता है एज़ कंपैरिजन टू बैलेट बॉक्स। यस, इतना बड़ा हमारा कंट्री है तकरीबन 140 करोड़ में, तो उसमें आप ये देख लो कि तकरीबन 80-90 करोड़ के करीब जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं, जी। और आप जो पोलिंग होती है तो उसकी काउंटिंग इट्स ए वेरी, इट्स नॉट दैट इजी, हुँ। बट ये है कि इट्स ए चैलेंज इज देयर। सर एक जैसे एक तो होता है कि हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि जब आप प्रेपरेशन के दौरान कोई भी बच्चा प्रेपरेशन करता है यूपीएससी की, एक माइंडसेट होता है कि हमने चेंज लेकर आना है, हम इस तरीके का चेंज ले आएंगे, हम सिर्फ बात करते हैं उस लेवल पे। बच्चा पेपर क्लियर भी कर लेता है, कई बार कोई चेंज लेकर आता है, कई बार नहीं भी लेकर आता। मैंने जैसे आपके बारे में पढ़ा तो आप एक बहुत मेजर जो आपने डेवलपमेंट की आपकी जो सर्विस थी कि आपने नाइट कैंप्स जो हैं वो शुरुआत की उनकी। और सर उसका जो एक्सपीरियंस है नाइट कैंप्स का, वो आपके दिमाग में कैसे आया? वो क्यों आपने शुरू किया? पहला मेरा सवाल ये है। दूसरा, उस नाइट कैंप में ऐसा क्या होता था कि लोग इतने जुड़े और उनके काम होने लगे? वो सारी सर किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया? मतलब गवर्नेंस कैसे किया आपने उसकी? Actually, when I was in the in Maxwell School in America, I was doing public policy program जी। in the Maxwell School. At that time, I made an assignment, the role of deputy commissioner in good governance. So उसमें I had explained कि DC is not only a regulatory authority, he is a monitor, he is a motivator, he is a guide, he is a counselor. सो उसी हिसाब से तो दिमाग में ये था कि ही सपोज टू गिव द लीडरशिप, development is also an important aspect of democracy. So when I was posted deputy commissioner in 2012 in Kaithal district of Haryana, so I started that program. So it was basically night camp program was a 24-hour program. We used to conduct fortnightly. Alternatively, for example, there were 6 blocks in Kaithal district. So in a month, we used to conduct 2 night camp programs fortnightly, 15 days. Block wise, we used to start. So it was a 24-hour program. Friday 9 o'clock से लेकर के Saturday
9 बजे तक होता था। मतलब पूरा एक दिन चलेगा वो? यस, उस और उस प्रोग्राम के नाइट कैंप प्रोग्राम के 3 पार्ट थे। पहला जो था डे डे एक्टिविटी था फ्रॉम 9 टू 5 एएम। सो उसमें जो लोग गाँव के लोग होते थे, बड़े गाँव में हम कैंप लगाते थे, जो छोटे-मोटे गाँव होते थे उनको भी हम ऐड कर लेते थे। जी। तो उनकी जितनी भी इश्यूज़ होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड एज पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ कैंप, मेडिकल कैंप, वेटरनरी कैंप, सो जो भी इश्यूज़ होते थे वो 9 टू 5 में हर मतलब उनको डीसी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वो जी। कैंप में ही रिज़ॉल्व हो जाएँगे सारे इश्यू? फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल बिल्डिंग के अंदर हर कमरे में एक-एक डिपार्टमेंट को एक-एक कमरा दे दिया जाता था। तो उस हिसाब से लोग अपना काम करवा लेते थे। और क्योंकि हम 15 दिन पहले अनाउंस कर देते थे गाँव का नाम और ब्लॉक का नाम और डेट, सो 15 दिन पहले ही वो एक्टिविटी शुरू हो जाती थी। जो-जो एलिजिबल थे, जिसको बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, हुँ। अपना आधार कार्ड बनवाना है, जो भी कागज़ी फॉर्मेलिटी है, वो सारे एक्टिविटीज़ एसडीएम और कंसर्न बीडीओ और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर थे, वो अपना काम शुरू कर देते थे। जिस दिन कैंप होता था उस दिन काफ़ी कुछ जो है ना तैयारी पहले ही हो चुकी होती थी। आफ्टर आई यूज्ड टू रीच देयर एट अबाउट 4:30 ऑल द आफ्टर एचओडी ऑफिस? आफ्टर ऑफिस। दिन में जो मिडल लेवल के ऑफिसर्स होते थे वो ये सारी एक्टिविटी करते थे। तो 4:30 के करीब मैं पहुंचता था, बाकी एचओडीज भी। देन आई यूज्ड टू हैव अ राउंड ऑफ द होल कैंप, सारा देख करके उनको, एंड अबाउट 5:30 में हम फिर स्टेज पे चले जाते थे। 5:30 से लेकर के फिर 1 डेढ़ घंटा फिर सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं, सभी एचओडीज़ अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी के बारे में बताते थे। फॉर एग्जांपल जब मैं फरीदाबाद में था तो जन धन योजना, आपका स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर हरियाली, सो ऐसे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे वो उसके बारे में सारी ब्रीफिंग हम करते थे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट था, चाहे वो एजुकेशन का था, चाहे वो और कोई डिपार्टमेंट था। तो सभी एक्टिविटीज़ के बारे में उस टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस का भी काम शुरू हुआ था जी, उन दिनों में, जी। डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो उसके बारे में जो लीड बैंक ऑफिसर थे वो ब्रीफ किया करते थे। उसके बाद जब मेरा फिर 1 घंटे का भाषण मेरा होता था, उसमें पूरा एक मैं रोड मैप देता था डिस्ट्रिक्ट का भी और उस गाँव का भी। आई यूज्ड टू टेल देम कि कितना आपका स्टेटस ओवरऑल, कहाँ पे आपका गाँव स्टैंड करता है स्वच्छ भारत मिशन में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में और बाकी इश्यूज़ में, डेवलपमेंट के मामले में। सो वी यूज्ड फिर टू ये गाइड देम। प्रोग्राम आपने बेसिकली जो जनधन योजना का प्रोग्राम हो गया या जितनी भी आप स्कीम्स बता रहे हो, जैसे आपकी बात बीच में है कि आपने सबसे पहले तो वो मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स है वो सारा का सारा काम कंडक्ट करते थे यस। और आप राउंड लेते थे, फिर उसके बाद उसके बाद देखा स्टेज पे जाता था क्या स्टेटस क्या है हाँ, स्कीम? स्टेज पे जा कर के फिर वो बता कर के, मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसके बाद फिर जब अंधेरा हो जाता था तो फिर वो हमारा वीडियो सेशन शुरू होता था। उसमें हम जो है ना जो सक्सेस स्टोरीज़ होती थी इन इन एनी स्कीम, पूरे इंडिया में, चाहे वो आंध्रा का मॉडल है, चाहे वो गुजरात का है, चाहे वो तमिलनाडु का है, जिस भी गाँव की, जिस किसी भी फार्मर की कोई सक्सेस स्टोरी, किसी पंचायत की स्वच्छ भारत मिशन में हो या जनधन योजना में हो, वो सब कुछ हम उसमें दिखाया करते थे वीडियो सेशन में। और लास्ट में होता था देशभक्ति का, तो उसमें फिर जो फॉर एग्ज़ाम्पल वंदे मातरम बजता था और काफ़ी जो देशभक्ति के सॉन्ग, और लास्ट में नेशनल एंथम, ओके, इट यूज्ड टू बी गेट फिनिश्ड बाय 11 पीएम। और उसके बाद रात को फिर सो करके मॉर्निंग में फिर हम 5 बजे उठते थे और 6 बजे फिर प्रभात फेरी होती थी। प्रभात फेरी में हम जो गाँव की जो छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं, कोई इंक्रोचमेंट है, कोई गली पक्की करनी है, वो साइट इंस्पेक्शन हो जाता था और मौके पे ही हम डिसीज़न ले लेते थे, क्योंकि वहाँ पे बीडीओ भी साथ में है, एसडीएम भी साथ में है, एक्सईएन भी साथ में है। सब लोग साथ होते थे, तो वहीं पे हम एकदम डिसीज़न ले लेते थे। काफ़ी जो इश्यूज़ होते थे वो वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो जाते थे और वहीं पे मैं अनाउंस भी कर देता था, भई ये इतने दिन में ये काम आपको ख़त्म करना है। बाय 7:30 और सो वी यूज्ड टू कम बैक टू स्कूल, तब तक बच्चे आ जाते थे। उसके बाद 7:30 से लेके 9 बजे तक फिर मैं 1 डेढ़ घंटा बच्चों के साथ प्रेयर सेशन में मैं आई यूज्ड टू, ओके। तो उनको, बच्चों को गाइड करना, उनको बताना आगे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में, पढ़ाई के बारे में उनको गाइडेंस देना। लास्ट में तब तक मेरे को पूरी जो रात की एक्टिविटी होती थी, जो-जो हमने काम किए होते थे, उसका पूरा का पूरा
डिटेल्स मैं अनाउंस करता था, इतने हमने लाइसेंस बनाए, इतने बिजली के कनेक्शन दिए, वो सब कुछ अनाउंस कर के बाई 9-9:30 वी यूज टू लीव द विलेज। सो दैट वाज ए 24 आवर्स, यूज टू बी 24 आवर्स स्टे इन द विलेज। तो सर ये जब आपने जनधन योजना बेसिकली स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, उस टाइम पे जब आपने जनधन योजना के अंडर अकाउंट ओपनिंग हमने स्टार्ट की, यस। तो आपको क्या लगता है सर कि कितने लोग ऐसे थे जिनका कोई अकाउंट ही नहीं था, या मैक्सिमम लोग थे? उसमें ऑफ हैंड मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट ये है कि इतना मेरे को ज़रूर पता है कि फरीदाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन, और ये 8 नवंबर को शायद अनाउंस हुआ था, नोटबंदी हुई थी। तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन दे केम टू मी, दे सेड कि सर वो हमारे काफ़ी जो लेबर जो काम करती है, इस महीने की सैलरी तो हमने दे दी है, लेकिन अगले महीने की सैलरी डिसबर्समेंट में दिक्कत होगी, क्योंकि कैश का इशू था। एंड सेकेंडली मैंने कहा, डिमोनेटाइजेशन के बाद। यस यस, देन दे आस्क, मैंने पूछा कि फिर व्हाट इज़ टू बी डन, दे सेड कि जी उनके तो अकाउंट में नहीं है, हम तो अकाउंट में पैसे डाल दें, नहीं तब ये बड़ी दिक्कत आएगी। फिर आपको हैरानगी होगी कि हमने 1 महीने के अंदर तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब अकाउंट खोले थे। सिर्फ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात फरीदाबाद है? फरीदाबाद, हाँ, सिटी के। सिटी की? सिटी तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके अकाउंट ही नहीं थे? नहीं थे। तो शर्मा जी होते थे एक, वो लीड बैंक ऑफिसर, तो वो हमने डे नाइट काम किया और बड़ा सपोर्ट किया। वो हमने 8-8 घंटे की शिफ्टें, और वो जो अलग-अलग ड्यूटीज़ लगी, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। हमारा मकसद ये था कि अगले महीने की जो सैलरी है वो कम से कम कैश नहीं, अकाउंट में आ जाए। तो सर इससे पुश आया वो जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस? उसमें कई बार क्या होता है कि आदमी कभी भी कोई लाइफ में क्राइसिस आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। और आपको हैरानगी होगी कि आज के दिन वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होती होती थी। सो वो एक एक्सपीरियंस था, अच्छा था। पीपल वर आल्सो एजुकेटेड, गांव में स्कूल के अंदर। वो लीड बैंक ऑफिसर शर्मा जी ने बड़ा काम किया था, वो रिटायर हो गए अब, लेकिन वो 10 साल पुरानी बात है ये, जी 2026 अब। हम्म, पर ये है कि इस तरह के चैलेंज तो हर आदमी को नहीं हम्म, फेस करने पड़ते ना, तो ये मैंने फेस किया पर। सर एक हम बात कर रहे थे, आपने यूज़ किया कि यू वर पोस्टेड, कि जब जाट एजिटेशन स्टार्ट हुआ, जाट आंदोलन जिसको हम बोल रहे हैं, उस टाइम पे वो एक जो प्रोटेस्ट था, इट वाज अ आई थिंक वॉयलेंट काइंड ऑफ का प्रोटेस्ट बनता जा रहा था। कहीं कहीं पे वॉयलेंस हुई थी, कहीं पे नहीं हुई थी। ये प्रोटेस्ट को सर, मैं जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे, कॉकरोच वाला, कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके साथ में अगर हम जोड़ के देखें दोनों प्रोटेस्ट में, क्योंकि सर आपने भी ऑब्जर्व किया कि एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा, दूसरा आपने ऑन ग्राउंड देखा, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया एक्चुअली और दोनों किस का तरीके के? बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट था। जाट एजिटेशन में थोड़ा सा और रिजर्वेशन के बारे में था, और ये नीट के बारे में था। जी तो इशू दोनों में डिफरेंट थे, बट ये है कि एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें र्यूमर्स पे चलती हैं। र्यूमर्स पे चलते। र्यूमर्स पे चलती हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और उसमें मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर सब लोग, या और अकेले एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी नहीं होती, जी सबकी जिम्मेवारी होती है, और एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी सबकी जिम्मेवारी होती है कि वो मिसगाइड ना हो। और जहाँ तक जाट एजिटेशन का की बात है, तो उसमें मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने मंडल एजिटेशन भी को भी फेस किया हुआ है, बाद में किसान एजिटेशन को भी। और किसान एजिटेशन में तो डायरेक्टली मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। एज डिविजनल कमिश्नर आई यूज्ड टू मॉनिटर ऑल द जी 4 डिस्ट्रिक्ट्स। जी बट ये है कि इसमें मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जितना आप प्रिवेंटिव एक्शन ले लो ना, तो कोई दिक्कत तब नहीं आती। मेरे को फरीदाबाद में हम ज़्यादा, पहले दिन थोड़ा सा 1-2 घंटे हुआ था, बट उसके बाद, एंड सेकेंडली योर प्रेजेंस मेक्स ए डिफरेंस। ग्राउंड के ऊपर। यस, अदरवाइज आल्सो देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। हम्म अगर आप अवेलेबल हो वहाँ पे और एक्सेसिबल हो
और ये आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और वो मेरे को मुझे कभी लगता है आपने बना ली थी नाइट हाँ कैंप से। हाँ, वो नाइट कैंप से हमारे को इतना अच्छा था कि मेरे को एक एक गांव का सरपंच का नाम याद होता था, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लोकेशन सब कुछ जो है ना, कैसा को मेरा एक पर्सनल जो डायरेक्ट जो था ना कम्युनिकेशन, वो बड़ा ज़बरदस्त था। गवर्नमेंट के अंदर है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पुलिस के पास भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के, इंटेलिजेंस के, बट आपका एक पर्सनल जो एक रेपो है ना पब्लिक के साथ, इट मेक्स ए डिफरेंस। और मेरे को ऐसा कभी प्रॉब्लम आई नहीं। एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे भिवानी के पास हुआ था, तो 24-25 लोग कलायत के डेथ में, कैंटर के साथ डेथ हुई थी। मतलब सर्दियों के दिन थे, धुंध वगैरह काफ़ी थी। कहाँ तो पे सर? कलायत के रहने वाले थे, ये हिसार से राजस्थान के सालासर जा रहे थे वो। अच्छा। तो रास्ते में वो एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, तो मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे आई वॉज इन दिल्ली फॉर सम मीटिंग। सो फिर मैंने आई आस्क्ड माई एडीसी टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। तो शाम तक वो डेड बॉडीज आनी थी आफ्टर पोस्टमार्टम एट भिवानी सिविल हॉस्पिटल। तो बाय दैट टाइम मी एंड एसपी वी रीच देयर। और आपको हैरानगी होगी कि 24-25 डेड बॉडी का क्रिमेशन एट ए टाइम होना। एंड हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया था और कोई दिक्कत, वो एवरीबडी रादर दे अप्रिशिएटेड के आपकी एम्बुलेंस हुई हॉस्पिटल में, और बाकी जो भी बंदोबस्त करना था। हालांकि बारिश काफ़ी थी तो क्रिमेशन में इंतज़ाम करना लकड़ी वगैरह का, वो दैट वाज डन। सो ऐसे ऐसे चैलेंजेस काफ़ी आते हैं लाइफ में आपको, बट ये है कि उसको अगर आप प्लान्ड वे में और तरीके से आपका पर्सनल अगर रेपुटेशन वही आपका जो आपने करके, बताया कि 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ये मेन फंडा है गवर्नेंस का। यस। सर जब ये एजिटेशन होता है तो पुलिस वर्सेस पब्लिक, कई बार हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे जंतर मंतर पे भी हमने देखा कि लाठी चार्ज लगा लो, या पब्लिक पुलिस को टीज कर रही है, फिर उसके बाद पुलिस का एक्शन है। वो एजिटेशन में मतलब कहीं पे कोई गैप रह जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या किस तरीके का सिचुएशन बनती है, या मोब जब आता है तो कुछ भी नहीं पता लग रहा? जनरली एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जब भी कोई एजिटेशन होता है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ एक एंटी सोशल एलिमेंट जो घुस जाता है, वो उनकी मॉब मेंटेलिटी होती है। और सबसे जो खतरनाक चीज़ जो हैंडल करने वाली होती है वो ये है कि कोई भी कम्युनल टेंशन जो होती है ना, उसको बड़ा मुश्किल होता है कम्युनल टेंशन। और वो एजिटेशन, दूसरा एजिटेशन चाहे स्टूडेंट्स का है चाहे वो फार्मर्स का है। अब हिसार में आई एट फेस्ड दैट सिचुएशन, तो 10,000 के करीब काफ़ी फार्मर्स इकट्ठे हो गए थे, तो वो नेगोशिएशन करनी थी। देर वर सम इश्यूज, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट और ये वो, बट उसमें आई सजेस्टेड द गवर्नमेंट, तो हमने प्रिवेंटिव एक्शन काफ़ी लिया हुआ था। तो उसमें तकरीबन 4 घंटे नेगोशिएशन चली एंड वो सॉर्ट आउट हो गया था। इसमें ज़्यादा जो गड़बड़ होती है वो एंटी सोशल एलिमेंट जो है ना, वो मैं ये मानता हूँ कि उसमें सबकी जिम्मेवारी होती है। जो भी आदमी गलत काम कर रहा है सोसाइटी में, जो भी ऑर्गेनाइज़र भी हैं या जो भी एजिटेशन करती है या जो भी इशू है, उसमें उनको दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड। आफ्टर ऑल सब लोग है तो ना, हमारे सोसाइटी जी के लोग हैं ना, जी। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो फार्मर्स हैं। तो मैंने बाई एंड लार्ज मैंने यूज़ ऑफ फोर्स बहुत कम किया है अपनी नौकरी के अंदर, बहुत कम किया है। इवन माइल्ड लाठी चार्ज हुआ था जाट एजिटेशन में, उसके बाद तो फिर हमने प्रिवेंटिव एक्शन ज़्यादा लिए। लाइकवाइज एज फार एज आई रिमेंबर, किसान एजिटेशन में भी इट वाज 2021, जब वो नेगोशिएशन तो उन्होंने कॉल दी हुई थी हिसार के अंदर, पूरा अलर्ट पे था सारा हरियाणा। तो उसमें काफ़ी हमने रैपिड एक्शन फोर्स काफ़ी मंगा रखी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बट हमें वो यूज़ करने की नौबत आई नहीं। तो वो सर कंट्रोल कैसे करते थे आप? मतलब कंट्रोल ऐसा आपका एक तो आपने वो जो गवर्नेंस का बताया वो ठीक है, समझ में आ रहा है, पर जो चीज आप कर पा रहे हो दूसरा क्यों नहीं कर पा रहा, या सिचुएशन आपने संभाल ली, वो सर कैसे संभाल लिया? आई इट ऑल डिपेंड्स। आप भी देखोगे कई बार आप, मैं बिल्कुल छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, स्कूल प्राइमरी लेवल पे मान लो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है। आप किसी बच्चे से पूछोगे कि कौन सा टीचर अच्छा है जी या कौन सा टीचर अच्छे ढंग से समझाता है जी। किसके, तो वो बच्चा 2 मिनट में बोल देगा। हम्म
तो ये नहीं कि टीचर सारे ख़राब हैं। हम्म। इसी तरह गवर्नेंस का भी ऐसा, हर आदमी का अपना अपना स्टाइल है। बट ये है कि मेरा मानना ये है कि इंटेंशन सबकी, कोई किसी भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐसी तो इंटेंशन किसी की भी नहीं होती कि वही कोई खराब हो कोई सिस्टम। ख़राब हो सिचुएशन। बट ये है कि माहौल गर्म बड़ा होता है। गर्म इन द सेंस कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, उसमें पेशेंस बड़ा रखना पड़ता है। आप ना कोई भी बात जब आप करते हो किसी के साथ, वो कन्विंसिंग हो ना, और दूसरे को ये लगे कि भाई जो बात कह रहा है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब मैं डीसी कैथल था या फरीदाबाद था, जब भी कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन होता था, पीछे से कोई अगर कोई किसी की कोई डिमांड है, कुछ और है, कोई छोटा मोटा ट्रैफिक जैम कर दिया, रास्ता रोक लिया, या 2 घंटे का जाम किया, 3 घंटे का ट्रैफिक जैम किया, हाईवे पे बैठ गई, इस तरह की चीज़ें तो आम होती है। बिजली चली गई, या ट्रांसफार्मर 3-4 घंटे बिजली नहीं आई, तो ऐसे ऐसे इश्यूज बड़े आते हैं। बट ये ज़रूर था कि वहाँ पे अगर मैंने एक मैसेज दे दिया, मैं अगर नहीं हूँ अवेलेबल, मेरा एसडीएम ने अगर ये बोल दिया, या बिजली के एक्सीन ने ये बोल दिया है कि आपकी हमारी बात होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी से, और वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो वो इमीडिएटली वो धरना धुरना उठा लेते थे। तो आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी बहुत, मैटर करती है। आप आप ग्राउंड पे उतरे ही नहीं हो तो फिर मुझे हाँ, लगता है वो यस। पर्सनल क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी। उसमें दूसरा ये है कि हर आदमी अगर ये सोचे ना, जो क्राइसिस की दिक्कत वहाँ आती है जब हम क्राइसिस की वेट करते हैं, जब क्राइसिस आएगा फिर मैदान में उतरेंगे। अब नाइट कैंपिंग प्रोग्राम में तो हमारा ये था कि आंधी तूफान बरसात कुछ भी आए, जो करना वेट है। करना तो करना है, चाहे वो उसमें हम डे एक्टिविटी ना कर पाएँ, पर सोते वहीं पे थे गाँव में, नाइट स्टे तो करना ही करना है। मैंने कहा खाट वहीं पे बिछेगी। आई यूज्ड टू टेल देम, मेरे स्टाफ को ये पता था भी कुछ भी हो, चाहे रात के 11 बज जाए, 12 बज जाए। मैं 1-2 बार ऐसा हुआ कि कोई प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पे मैं बिज़ी था, सीएम का प्रोग्राम था और चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, जी जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आए हुए थे, बड़ी बारिश थी। हम्म। इट वाज जनवरी 2013, कैथल के अंदर बड़ी ठंड थी। कैंप चल रहा था, बड़े आराम से चल रहा था, एडीसी था वहाँ, मैं और एसडीएम बिजी थे थोड़ा। बट हम 11 बजे गए तो पीपल वर जस्ट वेटिंग फॉर अस, तो वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। सर एक मसला जो आपने सॉल्व करवाया, या आप उसका वो किस्सा जरूर मैं सुनना चाहता हूँ, जो घूंघट प्रथा वाली चीज़ हाँ, हुई। उसमें जो नाइट कैंपिंग प्रोग्राम है, एक तो था गवर्नमेंट के पॉलिसी प्रोग्राम, दूसरा हमारा होता था कि सोशल एम्पावरमेंट, वीमेन जी। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत्स। हम्म। तो उसमें कैथल थोड़ा डिफरेंट था डिस्ट्रिक्ट, इवन फरीदाबाद में रूरल एरिया के अंदर, हरियाणा में थोड़ा सा जो इंटीरियर में काफ़ी है, पर्दा प्रथा का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे हम बिसाइड्स गवर्नमेंट प्रोग्राम, पॉलिसी प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वी यूज़ टू फोकस ऑन सोशल प्रोग्राम आल्सो। भाई बेटियों को पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या मत करो, हम्म। और पर्दा प्रथा मत करो, लड़कियों को पढ़ाओ, और स्वच्छता का ध्यान, आईएमआर, एमएमआर, अगर ये सर आप आईएमआर एमएमआर, अगर हाँ, कोई बहुत ओपन, ही मतलब बेसिकली कोई वैसे कोई व्यूअर हमारी वीडियो देख रहा है तो आईएमआर एमएमआर। एक्चुअली ओपन डेफेकेशन से जब गंदगी फैलती है ना, उससे फिर काफ़ी बीमारियां लेडीज़ को हो जाती हैं। जी सो उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जी। बहुत ज़्यादा, मदर्स की डेथ और इन्फेंट्स मदर की जो डेथ है। इन्फेंट्स की, हाँ, बच्चा छोटा है उसकी डेथ और मदर्स की बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स आती थी, और उसका एक ही कारण था। तो उसमें हमने और फॉर्चुनेटली मेरे को अच्छा ये लगा कि मैंने, ही वॉज डीसी फरीदाबाद, तो उसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए थे। अंडर सर स्वच्छ भारत मिशन। यस, स्वच्छ भारत तो वो मिशन। एक सक्सेस है। Yes, Faridabad was one of them, and I was honored by Prime Minister of India ओके। on Golden Jubilee celebration of हम्म। Haryana, 50th एनिवर्सरी जी। हरियाणा की। सो वो हमने 6 महीने में पूरा कर लिया था। तो उसमें काफ़ी हमने अब मेरे को ध्यान नहीं कि भाई कोई भी ऐसा घर बचा होगा कि जिसमें टॉयलेट ना हो। रीज़न ये है कि एजुकेटेड पंचायतें उसके बाद आई 2016 में, बीच में वो भी कानून बात बन आती थी गया। कि टॉयलेट बना ली हुई है उसमें पर वो यूज कंपल्सरी, नहीं कर रहे। उसमें ये कंपल्सरी थी कंडीशन कि इलेक्शन वही लड़ सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जिसके घर में फंक्शनल टॉयलेट है। फंक्शनल टॉयलेट। फंक्शनल, वी यूज द वर्ड फंक्शनल टॉयलेट। पहले टॉयलेट तो बना लेते थे पर फंक्शनल नहीं होता था, उसको किसी और काम के लिए यूज करते थे। लेकिन अब उसके बाद, अब तो 16 के बाद फिर 22 में इलेक्शन हो गया, 2 इलेक्शन हो चुके हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई हरियाणा में ऐसा घर बचा हुआ है जहाँ पे टॉयलेट ना हो। जी। और उससे फिर काफ़ी जो चीज़ें थी, बीमारी वगैरह, IMR MMR जैसे मैं बोल रहा हूँ,
वो काफ़ी लेडीज़ का ये प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई है, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो वी मेंशन सुप्रीम कोर्ट में भी जब आर्गूमेंट पे केस चल रहा था ये, उस टाइम भी हमने ये कहा था क्या कि केस था सर? यही एजुकेटेड पंचायत का जब चल रहा था, इस कंडीशन के बारे में हमने ये कहा था जी, स्वच्छ फंक्शनल भारत। टॉयलेट। हमने कहा था 60% हरियाणा एनसीआर में आ चुका है, तो अर्ली लेडीज़ वेट करती रहती हैं अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग जी। की फॉर टॉयलेट, और ये बड़ा प्रॉब्लम है ये। सो ये हमने सोच समझ के डाला, तो इट वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो। इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट इन 2015 में। जी। सर सो वो पर्दा वाला बता रहे थे आप। तो पर्दा प्रथा में ये था कि काफ़ी ऐसी महिलाएं थी, उसको मैं 2 डिस्ट्रिक्ट से बता रहा हूँ। कैथल के अंदर जब मैं था तो तब एजुकेटेड पंचायतें नहीं आई थी, लेकिन कुछ जो भी हमें थोड़े बहुत एजुकेटेड सरपंच ही मिलते थे, महिलाएं मिलती थी, तो वी यूज टू प्रोजेक्ट देम एज रोल मॉडल। जैसे चौशाला गांव में वो सरपंच जो थी वो 10th पास थी, शी रिसीव्ड मी, शी ऑफर्ड मी बुके, घूंघट डाल के फिर बुके उसने मेरे को ऑफर किए थे। देन आई उनको मैंने समझाया, बताया, उनके हस्बैंड भी साथ में थे, फैमिली के भी। तो मैंने कहा नहीं, अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अब खुद सरपंच हो तो लोगों को कैसे मोटिवेट करोगे। इमीडिएटली मतलब फैमिली की कंसेंट से शी रिमूव्ड हर वेल, और उसके बाद आफ्टर दैट वी प्रोजेक्टेड हर एज रोल मॉडल इन द डिस्ट्रिक्ट। लाइकवाइज इन फरीदाबाद आल्सो, फरीदाबाद में भी एक अंजू मंजू यादव फैमिली थी, तो वहाँ जी। पे भी यही वो काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं थी, वो ट्रिपल M में थी कई, अच्छा। तो उसमें भी वही पर्दा प्रथा का प्रॉब्लम था। तो वो भी उनको फिर मैं दे इनवाइटेड मी एट देयर रेजिडेंस, तो वो जॉइंट फैमिली थी तो उनको मोटिवेट किया। तो फिर बाद में अब मेरे 10 साल हो गए, मतलब मेरे ख्याल में फरीदाबाद में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको ना जानता हो। अंजू मंजू। मतलब दे आर बीइंग, हाँ वो जाती रहती हैं। तो मैंने उनको सलाह दी थी कि आप दिन के अंदर जो है ना, कभी गाँव के अंदर जब लेडीज़ वगैरह, तो बच्चे जब स्कूल चले जाते थे तो वो 10-11 बजे से लेके 3-4 बजे तक वो गाँव में जाके लड़कियों को जैसे पढ़ाओ, ओपन डेफेकेशन मत करो, और वो खुद मोटिवेट करने लग गए। पर्दा प्रथा मत करो। हाँ, ये चीज़ें जो है ना, तो सोशल एम्पावरमेंट का भी बड़ा, क्योंकि कोई भी जो है ना ये ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता कोई जी। भी। और जो भी प्रॉब्लम्स आई, सती प्रथा जैसे काफ़ी साल पहले ख़त्म हुई, तो उसमें राजा राम मोहन राय जी ने शुरू किया था ये सारा का पूरा आंदोलन, तो वो ख़त्म हुई। तो सती प्रथा ख़त्म होगी, तो पर वो विडो रीमैरिज नहीं होती थी। जी। फिर वो विडो रीमैरिज के लिए डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने वो शुरू किया वो मूवमेंट, तो विडो रीमैरिज एक्ट आया। सो ये सोसाइटी में समय के साथ साथ जो जो इश्यूज आते रहे, तो वो एड्रेस करते रहे। सोशल रिफॉर्मर भी हुए, फिर गवर्नमेंट ने भी किया, फिर कानून भी बना, पर इट्स ए लॉन्ग जर्नी। बट ये है कि ये चलता रहना चाहिए। बट अब थिंग्स हैव सर्टनली इम्प्रूव्ड, बट अभी भी कई स्टेट्स में जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये अभी दिक्कतें हैं अभी भी। थोड़ा लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और सोच अपना एम्पावरमेंट जो है इसके लिए जो है ना, और ये सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है वो गवर्नमेंट का बाद में रोल है, माँ बाप और टीचर और सोसाइटी एज सच, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो सर आपका जो जैसे डीसी ऑफिस है, आप डिप्टी कमिश्नर हो या कोई भी आप नोडल ऑफिसर हो, एचओडी हो, एज एसडीएम भी आपने काम किया, आपको पता लगता था कि भी आपके अंडर ऑफिस में कोई बंदा करप्ट है, या इस तरीके की खबर आती थी, या कि किसी का काम करवाने के लिए किसी से 100 रुपये ले लिए, 200 रुपये ले लिए, या 500 हज़ार, कोई इस तरीके का कोई इंसान आपको खबर मिली हो, या फिर आपने पकड़ा हो, या फिर आपकी वही चीज़ के भी कुछ? आपको हैरानगी होगी कि मेरे को ध्यान नहीं कि मैं 34 इयर्स की नौकरी में कभी मैंने किसी को एक्सप्लेनेशन कॉल की हो, किसी को सस्पेंड किया हो, किसी को चार्जशीट किया हो। बट यस, मेरा एक अच्छा, स्टाइल। डीसी के पास सर पावर होती है ये? यस अच्छा, यस सस्पेंड करने की? ये नहीं नहीं, वो अलग अलग कैटेगरी की होती है। क्लास 1 क्लास 2 की नहीं, जी। पटवारी जैसे हुआ उसका के जी, खिलाफ एक्शन मैं ले क्लास 2, सकते। हाँ, क्लास 3 एंड क्लास 1। क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 क्लास 2 इमीडिएट। इमीडिएट, और बाकी क्लास 1 क्लास 2 में आप रिकमेंड कर देते जी। हो, तो जी, वो सब गवर्नमेंट को पावर होती है। गवर्नमेंट की पावर। जैसे पटवारी को बदलना, ग्राम सचिव हुआ, पटवारी हुआ, नंबरदार को सस्पेंड कर सकते हैं। सो और मैं ये मानता हूँ कि जो पावर है ना, वो यूज़ करने के लिए कम होती है। वो उसका आपका एक स्टाइल है, लीड बाय एग्जांपल। इफ़ यू आर
मतलब अगर आपको लोग एक एग्जांपल के तौर पे मांग रहे हैं, लीड बाय एग्जांपल, काफ़ी चीज़ें वैसे हल हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब भी मेरे को कोई नई असाइनमेंट मिली है तो मेरा जो फर्स्ट जो होता था ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो मीटिंग होती थी, आई यूज्ड टू टेल देम माय क्लियर कट रोड मैप ये है मेरा, और इस ढंग से हम काम करेंगे। तो इन ए लाइटर वेन आई यूज्ड टू टेल देम कि भाई मेरा ये स्टाइल है, अगर मेरा स्टाइल आपको नहीं पसंद तो एक हफ्ते के अंदर या अपनी ट्रांसफ़र करवा लो या मेरी ट्रांसफ़र करवा लो। इन ए लाइटर, तो वो एक मैसेजिंग होती थी। तो मेरे को कभी भी एज सच कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। इफ़ यू आर अगर आप आपके सर कोई कंप्लेंट आई कि आपके किसी ऑफिसर ने, जो जूनियर ऑफिसर मेरे है, को उन्होंने एज सच करप्शन? एज सच एज सच पहले बात का नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरे होते हुए मेरे ऐसा कोई सामने कंप्लेंट ऐसे नहीं? अगर कोई आती थी तो मैं इमीडिएट एक्शन लेता था। वो तो कोई डिफरेंट एक विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी काम होता। तो वो करप्शन इज़ ए बिग इशू, ऑल ये है। और ये क्यों है, कैसे है, उनको मैसेजिंग जो है ना वो बड़ा स्ट्रांगली क्लियर स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग। मैसेज आने चाहिए। हाँ, जो पकड़ा गया ना उसको नहीं बख्शता था मैं। सिंपल सी बात है, कोई सिफारिश आ जाए कोई कुछ, तो बाई एंड लार्ज कोई ऐसा फिर वो एक मैसेज भी डिलीवर हो जाता है कि भाई ये ऐसा नहीं कि वो भी चंड छोड़ेगा भाई नहीं। इसको पकड़ लो ये कर लो, ऐसा नहीं। पर जो पकड़ा जाता था वो इंफॉर्मेशन सिस्टम तो खैर पता ही है, उसको पता तो लग ही जाता है, आपके 50 सोर्सेज जी, होते हैं, जी। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो सर अगर कोई करप्शन करता है, कई बार बोलते हैं जी हमारी सैलरी कम है या कुछ और है, ऐसा कुछ आपने नहीं, सर कितनी कितनी सैलरी पे आपने जॉब ऐसा कुछ की? नहीं। मैंने नौकरी शुरू की थी तो 3200 रुपये सैलरी थी। 3200? 2200 4000 का स्केल था, 89 ये में इन हैंड आपको? इन हैंड 3200 रुपये मिलते हम्म, थे। एंड व्हेन आई लेफ्ट, व्हेन आई रिटायर्ड, तो तकरीबन 3 लाख थी। तो मैं 3200 में भी खुश था, 3 लाख में भी खुश था। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है। और जिसको अगर पैसे कमाने, अगर नहीं चलता गुजारा, तो उसको फिर आना भी नहीं चाहिए नहीं आना सर्विस में। चाहिए जी। आप सिविल सर्विस में आ रहे हो तो आपका प्राइमरी एम जो है टू सर्व द पीपल। हम्म। पब्लिक सर्विस का मतलब क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस तो फिर जो सर आपकी करंट पोस्टिंग है मेंबर रेरा हरियाणा में, यस। उसमें बेसिक काम क्या रहता है? एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई आरबीआई। अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसी तरह स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, दे आर गवर्न बाय सेबी। सेबी। सेबी, ठीक है, ये तो मोटा मोटा सबको पता है। आफ्टर 91 जब ये आपका लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, और तो इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी जी। आई, तो उसमें काफ़ी चीज़ें शुरू हुई। उसके साथ साथ थोड़ी दिक्कतें भी आई। फॉर एग्जांपल आपका टेलीकॉम सेक्टर था, बीएसएनएल के बाद, पहले तो बीएसएनएल ही था, फिर टेलीकॉम सेक्टर में जब ओपनिंग हुई तो बड़ी महंगी कॉल होती थी, बट देयर वाज नो सच रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो फिर टीआरएआई आया, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर था, पहले तो गवर्नमेंट कंपनी थी, एलआईसी था, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस और एंड नेशनल इंश्योरेंस, तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आया तो उसमें भी तब काफ़ी दिक्कतें आई। तो उसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आई, आईआरडीए, जी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। लाइकवाइज जैसे जैसे आपका अर्बनाइजेशन हुआ, जो पहले के अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता था दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ को ही कोई मानते थे बड़े शहर, तो बाकी तो टाउन्स होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे अर्बनाइजेशन जब बढ़ा, पर्टिकुलरली हरियाणा में, एनसीआर में 60% है, तो हरियाणा में काफ़ी एरिया जो है दिल्ली के नज़दीक है, नोएडा, यूपी में नोएडा है, जैसे 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 ये अर्बनाइजेशन बढ़ा तो हाउसिंग के इश्यूज भी आए। तो अर्बन लॉज तो थे सबके, हाउसिंग लॉज भी थे, स्टेट लॉज थे, बट देयर वाज नो रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी नहीं थी। टू रेगुलेट द रियल एस्टेट सेक्टर। जी। तो उसमें फिर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया, मिस्टर वेंकैया नायडू होते थे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो फिर ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, ये रेरा एक्ट, ये इंट्रोड्यूस हुआ 16 में। सो 17-18 तक फिर ये अथॉरिटीज़ बनी सभी स्टेट्स की, और 2019 में तो इसको फिर काम इसमें शुरू हो गया, एंड 18-19 के अंदर। अनफॉर्चुनेटली 2020 में फिर वो कोरोना आ कोरोना गया, आ गया। 21 तक चला वो, फिर थोड़ा स्लो डाउन हो गया।
बट ये है कि अब उसके बाद फिर कुछ चैलेंज भी हो गया था, एक्ट भी चैलेंज कर दिया था जी पर हमारे तो जी रेरा से पहले के एक्ट है, रेरा एक्ट आने से पहले के प्रोजेक्ट है, इस पर रेरा लागू नहीं होता, तो दैट इशू हैज़ बिन सेटल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो अब कोई इशू उसके बाद जो है ना, अब काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी बात ये हुई कि अब बिफोर 2016 क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो स्ट्रीमलाइन नहीं थी। एंड आफ्टर दिस रेरा एक्ट आने के बाद ये हो गया कि काफ़ी चीज़ें नो प्रोजेक्ट कैन बी लॉन्च्ड विदाउट इट्स रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ कंपल्सरी। तो आप उसके सर कुछ कंडीशंस रहती है? कंडीशन हाँ काफ़ी उसमें है, और सारी जो आप अप्लाई जो करोगे ऑनलाइन होता है, ओके। ऑनलाइन। और वो भी फॉर्मेट जो है ना पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरे इंडिया में वही फॉर्मेट लागू होता है, वो सभी अथॉरिटीज़ वही यूज़। तो सर वो लोगों को कैसे वो सेफ साइट कैसे रहते हैं? वेबसाइट के ऊपर जो है ना वेबसाइट के ऊपर यस सारा आएगा। वेबसाइट के ऊपर सारी आप जाओगे अगर सारे। किसी कंपनी ने जो रियल एस्टेट का काम कर रही है, उन्होंने सर सपोज वो हरियाणा के अंदर है, उन्होंने बोल दिया कि जो आपको प्रोजेक्ट हम डिलीवर करेंगे वो बाय 2029 कर देंगे या 2028 कर देंगे, और हम एग्जांपल के तौर पे उन्होंने 2029 बोला था, उन्होंने नहीं किया और वो 2030 में प्रोजेक्ट डिलीवर मैं कर रहे एग्जैक्टली उसी बात पे आ रहा हूँ, उसमें क्या है कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो सबसे पहले आप लैंड लोगे, हैं। जी। ठीक है ना, आपने मान लो एग्रीकल्चर लैंड ली 50 एकड़ 100 एकड़ जो ली, तो उसको फिर वो सबसे पहले वो लाइसेंस लेगा, जी। चेंज ऑफ लैंड यूज़, जी। ठीक है ना, वो दैट इज़ गिवन बाय टाउन एंड कंट्री हम्म। प्लानिंग डिपार्टमेंट इन हरियाणा। हम्म। जब वो CLU ले लेता है, लाइसेंस ले लेता है, उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है रेरा का। उससे, हाँ रेरा का। फिर वो प्रोजेक्ट जैसे उसे शुरू करना है, फिर वो सारा का सारा डिटेल्स लेके आता है कि मेरा 50 करोड़ का या 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इतने मैंने टावर बनाने हैं, इतना मैंने ये फैसिलिटी, वो सारे के सारा नक्शा वगैरह ये सब कुछ बाई लॉज के हिसाब से वो ऑनलाइन वो करते हैं। एंड दे आर सपोज टू ओपन ए डेजिग्नेटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट भी उस हर प्रोजेक्ट का एक ही होगा, मतलब ऐसा नहीं कि इस एक प्रोजेक्ट का पैसा कहीं और लगा दिया, अच्छा। तो वो उसमें जो भी हर प्रोजेक्ट का अपना इंडिपेंडेंट एस्क्रो अकाउंट होता है, उसमें वो पैसा डालते हैं। जी। 30% बिल्डर का होता है, कॉलोनाइजर का, 70% अलॉटी का होता है। किसका होता है सर? अलॉटीज जो अलॉटिस का। हाँ, हम्म। सो वो पैसा आप कहीं नहीं, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। अब आप प्रोजेक्ट पे आ जाओ, फॉर एग्जांपल मान लो कोई रजिस्ट्रेशन होगी 30 डेज में, वी आर सपोज टू गिव द रजिस्ट्रेशन, मतलब आइदर वी एक्सेप्ट इट और वी रिटर्न इट, वी डोंट रिजेक्ट, वी अच्छा। रिटर्न। 30 डेज का तो कुछ मतलब दिक्कत है तो आप पूरी कर दो। 30 डेज के अंदर है का मतलब ये है कि अगर सारी चीज़ें पूरी है तो वी हम 30 डेज में क्लियर कर देते हैं। पूरी अथॉरिटी की मीटिंग होती है और उसमें हियरिंग होती है, कई बार ऑनलाइन जी। आते हैं जी। एडवोकेट्स, कई बार वो फिजिकल हियरिंग होती है। अब प्रोजेक्ट रजिस्टर होने के बाद दे आर सपोज टू कंप्लीट इट इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 विद इन इयर्स। 3 ईयर्स। और अगर 3 साल में नहीं होता तो उसका फिर अपने अपना एक्सटेंशंस लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोरोना की जब था तो उसमें दिक्कतें आई थी बीच बीच में, अब सर रेगुलर सीजन में अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बाई एंड लार्ज तो उसमें फिर वो एक्सटेंशन जब लेनी होती है, एक्सटेंशन के लिए उनको फिर वो आपको एक्सटेंशन फीस जमा करानी पड़ती है, तो रेरा उसमें में। सारा रेरा में वो पर्सनल हियरिंग होती है। हम्म। दिस इज़ नंबर 1। ये है आपका जो हम प्रोजेक्ट की अप्रूवल के बारे में करते हैं। दूसरा पार्ट है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। जी। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस में बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ रिलीफ्स। वन इज़ कि मेरे को पोजेसन दे दो, वन इज़ कि मेरे को, सेकंड इज़ मेरे को रिफंड दे दो। तो वो हम एज कोर्ट हियरिंग उसकी करते हैं, रेरा रेरा ही करेगा। रेरा ही करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे 3 बेंचेस, मतलब रेरा इटसेल्फ एक्ट एज अ सिविल कोर्ट, कोर्ट, सिविल यहाँ कोर्ट। हमारी सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, जी। तो उसमें हम जो भी अटैचमेंट के ऑर्डर भी कर सकते हैं, सिविल इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते ओके। हैं। अभी एक ऑर्डर हमने किया था, मेरी कोर्ट का ही था वो, 2000 अभी मई में ही किया था हमने, TDI का था, सोनीपत का, अखबार में भी आया था, ट्रिब्यून में। जी। सो मैं दिखाऊंगा आपको। जी। जी। तो उसमें काफ़ी वो इम्पैक्ट उसका इतना ज़बरदस्त पड़ा कि वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो थी उससे पहले उन्होंने कर दी। जो रिफंड जो करना था वो डिक्री को सेटिस्फाई कर दिया था। सो देखो, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी काम आप करते हो, कोई भी सोशल रिफॉर्म चेंज लेके आते हो, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। वो उसमें सारा का सारा आपको, अब प्राइवेट सेक्टर में क्या, यू आर डूइंग फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर आपको ये काम करने, इन गवर्नमेंट देर आर मैनी स्टेक होल्डर्स। तो आपको एक जो वेलफेयर स्टेट, वी आर वेलफेयर स्टेट,
तो हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता ना, गवर्नमेंट का वेलफेयर तो का। वेलफेयर स्टेट है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट में डिपार्टमेंट में आप कोई बस चलाओगे, तो प्राइवेट ऑपरेटर तो सोचेगा ना कि मेरे को 58 पैसेंजर मेरे को मिलेंगे तभी मैं चलाऊँगा, नहीं तो पड़ता नहीं खाएगा, हुँ, ठीक है ना? जी। लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि आपको सवारी मिले ना मिले, आपको तो सर्विस तो देनी है ना, हुँ, चाहे वो किसी गाँव के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, 10 गाँव हुँ, हैं, 50 गाँव हैं, 100 गाँव हुँ। हैं। क्योंकि बच्चे ने स्कूल भी जाना है, बीमार है कोई, उसने हॉस्पिटल भी जाना है, कोई जॉब में है तो जॉब पे भी जाना है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट में आप काम करके उसका एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि आपको वो एक देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन आपको बहुत ज़्यादा है, कोई रोकने वाला नहीं। आपको 24 घंटे में से आप चाहे 10 घंटे काम करो, चाहे 14 घंटे काम करो, और इट गिव्स यू सैटिस्फैक्शन। तो मेरे को तो कोई दिक्कत कभी आई नहीं। आई एन्जॉयड माई एवरी पोस्टिंग इन एवरी डिपार्टमेंट। कुछ सर कभी आपका किसी पॉलिटिकल मास्टर के साथ कुछ टसल? नहीं? ऐसा सच कभी हुआ नहीं, थोड़ा बहुत कभी हुआ था, तो उसमें फिर वो वही लीगल कोर्स तो आप लीगल कोर्स। लीगल कोर्स आप ले सकते। मतलब जो हमारा स्टैंड, अगर हम उस स्टैंड पे हैं और वो लीगली सही है, तो हमें उस स्टैंड पे रहना चाहिए। रहना चाहिए। उस पे मैं फिर वो कोई पॉलिटिकल मास्टर कोई नहीं, ऐसा अगर कुछ, आपकी इंटेंशंस ठीक है ना, तो तो कोई आप इश्यू नहीं आएगा। आपसे कोई अगर थोड़ा बहुत नाराज भी है ना, उसको भी सूनर और लेटर ही विल आल्सो रियलाइज कि यार हुँ। आदमी तो ठीक था, आदमी तो ठीक समझा रहा था। ये बात है। पर्सनल क्रेडिबिलिटी बहुत फर्क पड़ता है। सर पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं, चलो हम मान के चलते हैं कि सारे नहीं गलत, लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले, कि कोई एमएलए या एमपी कुछ भी बना या मिनिस्टर बना, कुछ भी बना, नॉट इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, नॉट इन द पास्ट गवर्नमेंट, मैं तो सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जो सोसाइटी में, समाज में बातें चलती हैं, कि भाई ज्वाइनिंग से पहले इनके पास कुछ भी नहीं था। जब इन्होंने एज अ एमएलए एमपी या मिनिस्टर ज्वाइन किया, इनके पास कुछ भी नहीं था। और जब ये अपनी टर्म पूरी करके निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो इनके पास बहुत कुछ है। एज सच मैं ज़्यादा इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता, ना मैंने कभी ध्यान दिया कौन कितना क्या। मेरा तो ये होता था कि कोई भी जो चीज़ गलत है, जो चीज़ ठीक है ठीक है। अगर मेरे काम में कोई रुकावट, मैं फॉर एग्जांपल जैसे आपको छोटी मोटी बात बताता हूँ कि जैसे रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट है, रिमूवल ऑफ फॉर इंक्रोचमेंट एग्जांपल, है। हाँ, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट में आपको बहुत सिफारिशें आएंगी, प्रेशर अच्छा। भी होगा। बट मेरे को कभी कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि मेरे फंडे बड़े क्लियर थे। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नाइट कैंपिंग प्रोग्राम का हमारा इतना इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त था कि हमारे जब 10-12 कैंप काफ़ी पॉपुलर हो गए, लोगों के काम होने लगे, तो मेरे पास सिफारिशें आने लग गई कि जी हमारे गांव में आओ, हमारे गांव में आओ। तो मेरा दूसरा स्टाइल था काम करने का, तो आई यूज़ टू आस्क देम, सरपंच को मैंने कहा भाई मेरे को पता लगा बीडीओ से कि तुम्हारे गांव में बहुत ज़्यादा नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं पंचायत की ज़मीन पे। हम्म। मैं तुम्हारे गांव में तब आऊँगा जब तुम कब्जे अपने आप हटा दोगे। आई विल ओनली फैसिलिटेट, आई विल नॉट यूज़ फोर्स। इट इज़ ब्लडी नन ऑफ माई बिजनेस की जी मैं आपको ये काम में मैं अपने पत्थर मेरे लोग जाएं और वो पत्थरबाजी हो और मैं पुलिस फोर्स यूज़ करूँ। कब्जे तुमने कर रखे हैं। हम्म। हाँ, अगर आपको जेसीबी की हेल्प चाहिए, कुछ और चाहिए, वो मैं दे वो हम दूँगा, कर लेंगे। वो मैं दे दूँगा। इसी तरह मैं ये कहा करता था कि जो बिजली की चोरी कर रहा है गाँव में, उसे बिल्कुल नहीं आता, बिजली की चोरी बंद ठीक करो बात है। पहले। जिसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आता, वो पहले बच्चों को पढ़ाओ। हम्म। जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बने, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। तो इनडायरेक्ट वे में एक मैसेजिंग, सरकार के अंदर क्या मैसेजिंग ही होती है। परसुइड ही करना है। आप टीचर है जैसे फॉर एग्जांपल, वो एक मैसेजिंग, अगर उसने एक मैसेज, इफ द मैसेज इज क्लियर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जो कह रहे हो उसको खुद भी आप अगर फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी की बात है, मैंने कभी भी किसी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल की कि मैंने किसी का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं देखा। मैं खुद 9 बजे ऑफिस में होता था, एग्जैक्ट 9 बजे। अगर आप लीड बाय एग्जांपल चल रहा है ना, अगर आप, तो आपकी 60-70% तो प्रॉब्लम वैसे ही हो जाती है खत्म। रिजॉल्व हो जाएंगे। 100% नंबर तो मेरे कभी जी। आए नहीं है, मैं फर्स्ट डिवीजन रहा हूँ। तो 60 से ऊपर भी इतना ही मैं गारंटी लेता था। तो उसमें बात थोड़ा बहुत तो 5-10% तो वो तो हर जगह मिलेंगे आपको। नो बडी इज़ परफेक्ट। मैंने कभी किसी का अटेंडेंस की सरप्राइज चेकिंग नहीं की, कभी किसी का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं चेक किया, मोबाइल पे नहीं करता। तो लैंडलाइन पे पता लग जाता है कि बंदा आया हुआ है नहीं आया हुआ। ठीक है सर।
अपना मैं ऑफ कर दिया, मैं खुद भी यूज़ नहीं करता था ऑफिस के अंदर ऑफिस के अंदर मोबाइल। अगर मैं ऑफिस घर पे हूँ ऑफिस में हूँ तो इसको बंद कर देता था और लैंडलाइन से चलता था। ये तो तब मैं यूज़ करता था जब मैं लैंडलाइन पे अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है सर। छोटी छोटी चीज़ें, कोई लंबा चौड़ा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर ये ना, जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे, बच्चे प्रेपरेशन, मैंने ना कई कई बच्चे देखे प्रेपरेशन स्टार्ट की जैसे 18-19 में भी, 18 की एज में या 19 की एज में, 20th की एज में, 20 साल की एज में उन्होंने प्रेपरेशन शुरू कर दी। 21-22 लगा लो, ज़्यादा है, मतलब हर एक मैं एज लगा रहा हूँ, मैक्स मैं 22 की बात कर रहा हूँ, 22-23। कईयों ने ग्रेजुएशन के साथ, कईयों ने +2 के बाद, कईयों ने ग्रेजुएशन के बाद। कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो प्रेपरेशन की एक अटेम्प्ट दिया। साथ ही साथ में बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्विच कर रहे हैं। और अगर उनको पूछा जाए कि भी बेटा आपने ये वाला एग्ज़ाम है, कोई वनडे एग्ज़ाम है फॉर एग्जांपल, वनडे एग्ज़ाम कोई पटवारी, कोई और जो भी 3 या 4 हमारे क्लास के एग्ज़ाम्स हैं, उस पे नाउ दे हैव शिफ्टेड, अभी एक ही अटेम्प्ट दिया था। और उनसे पूछा जाए तो कि भी हमारे पे सर प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर लगा लो या सोसाइटल प्रेशर लगा लो, या फिर उनको खुद ही फील हो रहा है कि भाई हमसे हो नहीं पाएगा, या फिर प्लान बी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए तो ज़रूरी है। सर उसके बारे में आप कैसे, मतलब आपका क्या मानना है कि प्लान बी होना कितना का ज़रूरी है, कितना का नहीं? ये देखो, बात ये है कि मैं बड़ा प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूँ। जैसे आप ट्रैवल करते हो, जी। आप ट्रैवल कर रहे हो तो मान लो आपका फ्लाइट मिस हो जाए तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शन, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय ये वो। आई एम नॉट सेइंग कि जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी फोकस्ड, पहली बात। और जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैंने लॉ करके मैं आया था और मैं फोकस था। मैंने आई नेवर अपीयर्ड इन एनी जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम। ओके। मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था जुडिशियल। हम्म। मेरा ओनली एंड ओनली सिविल सर्विसेज में था, बिकॉज इट्स नेचर ऑफ जॉब जो वैरायटी ऑफ जॉब है सिविल वैरायटी। सर्विसेज। सिविल सर्विसेज इज़ द ओनली सर्विस जहाँ पे वैरायटी ऑफ जॉब है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो तो सारी उम्र आप उसी में हो, और टीचिंग में हो तो टीचिंग में ही हो। सो ये एक ऐसा, जो मेरे को तो बल्कि 34 साल में ये हो गया था, अगर साल डेढ़ साल में मेरी ट्रांसफ़र नहीं होती थी तो मैं बड़ा अपसेट हो जाता था, भाई यार ये बहुत हो गया। और मैंने जो करना होता था मैं साल डेढ़ साल में ही कर देता था, जो इवन चेंजेस थे। इवन डिस्ट्रिक्ट्स में भी। और उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है दोबारा और मिल रहा है तो वो बोनस होता था वो। हम्म। और एग्ज़ाम मैं वही देता था जो उससे रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं छोटे मोटे, जैसे आपका स्टेट सिविल सर्विस लगा जी। लो। जैसे आर्मी का था हमारा जैक ब्रांच होता है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, मैंने लॉ की बैकग्राउंड है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होगा ना उसमें आपको जीके, इंग्लिश, मैथ, ये कॉमन मिलेंगी कई चीज़ें। जी। बाकी कॉमन है, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग और मेडिकल छोड़ जी। के। जी। बाकी जो भी आप एग्ज़ाम देते हो ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमने, हमारी जो डॉटर है उसको होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड थी। वो नॉन मेडिकल था बट वो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, हम्म। होटल मैनेजमेंट में। और मैंने तैयारी किस चीज़ की कराई, जो लॉ की जो 1 महीने की क्लासेस होती है ना, लॉ एंट्रेंस की, वो मैंने उसको ज्वाइन कराई थी, जो एक महीने का जो कोर्स होता है, एलएसटी क्लासेस होती थी। तो उसमें क्या था, होटल मैनेजमेंट और लॉ में क्या था, 3 चीज़ें कॉमन थी। लॉ के क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारे इंग्लिश, जीके, मैथ, वो सारा होटल कॉमन। मैनेजमेंट वही था। अब उसकी क्योंकि साइंस की बैकग्राउंड थी तो आपको हैरानगी होगी कि उसको मैंने होटल मैनेजमेंट की तैयारी के लिए, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का ऐसा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो एंट्रेंस की तैयारी करवाता हो अच्छी तरह से। तो मैंने उसको कहा कि लॉ सेकंड ऑप्शन रखेंगे हम, फर्स्ट होटल मैनेजमेंट ही होटल। करेंगे, लेकिन हम तैयारी करेंगे उस इंस्टीट्यूट की, क्योंकि लॉ में उस टाइम नई नई क्लासेज, करियर लॉन्चर वगैरह इन्होंने शुरू की थी, एलएसटी क्लासेज जी। होते थे। 2006 की बात है ये, जी। काफ़ी साल हो गए। 35 में मैं छोड़ के आता था उसको सुबह शाम। तो वो उसका वो अच्छा रैंक आ गया। सो मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपको आपको जो भी आप काम करो, जिस भी फील्ड, नो फील्ड इज़ बैड। मैंने कभी भी इम्पोज़ नहीं किया अपने बच्चों के ऊपर, भाई ये चीज़ करो, ये चीज़ ख़राब है, ये ठीक है, ये।
आप उसने होटल मैनेजमेंट किया, तो जो करना है दिल लगा के फोकस वे में करना। व्हाटएवर यू डू इट विद फुल पैशन, तो वही सर फोकस हो वो गया। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि भी एक अटेम्प्ट के बाद ही स्विच। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जैसे आईएएस में तो अब हमारे टाइम 3 होते थे 4 अटेम्प्ट, अब अब 6 छः। हो गए हैं। तो और हमारे टाइम 21 एज थी और 26 थी मैक्स। अभी 32 है सर। हाँ, अब 32 है। हम्म। तो मेरा ये था, मैं फ़ोकस था, मैं 21 साल मैंने लॉ कर लिया था। बल्कि 1 महीना कम थी मेरी उम्र। लॉ मैंने अगस्त में मेरा होना था, मैंने जून-जुलाई में कर लिया था। तो मैं क्योंकि 21 का नहीं हुआ था तो मेरे को 1 साल और वेट करना पड़ा था। सो बट ये था कि मैं फ़ोकस था, अभी 5 साल मैंने करना है तो यही करनी नौकरी, अदरवाइज़ नहीं करनी। तो आपने 5 साल अदरवाइज़ प्रिपरेशन की। अदरवाइज़ प्रैक्टिस करूँगा मैं। हम्म। और ठीक-ठाक मेरा स्कोर भी, एकेडमिक करियर ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैक ब्रांच में मैंने दिया, आईएफएस 3 एसएसबीज़, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, जो लॉ विंग होती है जी उनकी ना, जी कोर्ट जी मार्शल वगैरह जी। करते हैं। तो वो मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरे को फ़ौज में जाना था, मैं हो गया तो ठीक है। लेकिन ये है कि पढ़ाई कर रहे थे, एक थोड़ा-सा चेंज होता है, 4-5 दिन का उनका होता है एसएसबी के लिए, आप जाते हो बाहर, एक चेंज हो जाता है, आपका ना एक्सपोज़र हो जाता है। हम्म। स्टेट सिविल सर्विसेज़ की मैंने दी, हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हैरानगी होगी, मैंने 85 में 1985 में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी दिए थे एग्ज़ाम। हम्म। मैं जयपुर गया था। तो जो सर उसका पैटर्न सेम है हाँ, वो हमें हाँ, वो ज़्यादातर करने में फॉलो कोई करना बुराई नहीं चाहिए। है। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्विच करके स्विच बिल्कुल ही वो नहीं। वो फिर फोकस नहीं है। ना, और जो भी रहो फ़ोकस। और मेरे मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो मतलब, मेरे कई क्लास फेलो थे, उनका जुडिशरी में भी इंटरेस्ट था, मेरा नहीं था, लेकिन वो लॉ में नहीं, ना उनका आईएएस में नहीं हुआ तो वो जुडिशरी में चले गए। दे हैव रिटायर्ड, सम ऑफ देम दे हैव रिटायर्ड एज़ सेशन जज, एंड सम ऑफ देम दे हैव रिटायर्ड एज़ हाई कोर्ट जज। सर ये आप बुक्स साथ में लेकर आए हो, ये फ्रेम में भी हैं। आप कोई ऐसी मतलब बेसिकली जो किताबें हैं अगर आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स। ये मैं 4-5 किताबें मैं जैसे लेके आया हूँ आपको मैं, जैसे ये तो मेरे को किसी ऑफ़िसर ने शुरू भी कहा था, 7 से हैबिट्स ऑफ हाइली इफ़ेक्टिव पीपल, जी। ये तो सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है ये। तो ये काफ़ी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर काफ़ी इसमें लिखा हुआ है। और ये मैं आपको, ये एक बुक है, ये अशोक लवासा जी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, ये जी। ब्यूरोक्रेट टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट। अशोक लवासा जी इलेक्शन कमिश्नर थे, जी। ये हरियाणा काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। जी। ये मैं जब डीसी था तो ये उस टाइम मेरे को नंदा साहब ने ये दी थी, उनके एचआर नंदा जी जो एस्कॉर्ट्स के मालिक हैं, हम्म। तो उनके जो बेटे राजन नंदा उन्होंने दी थी। तो जब एग्रीकल ये ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो फिर ट्रैक्टर्स वगैरह की फिर वो ज़रूरत थी, तो एस्कॉर्ट्स, फरीदाबाद जो था, फरीदाबाद में एस्कॉर्ट्स का प्लांट लगा था, तो ये मेरे को उन्होंने दी थी। ये तजिंदर खन्ना जी हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे जी। हैं दिल्ली के, और एन इंटेंट टू सर्व। पंजाब गवर्नमेंट के आईएएस ऑफिसर थे ये, वेरी फाइन ऑफिसर। तो आप पढ़ोगे सिविल सर्वेंट रिमेंबर, तो इनकी काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी फंडे क्लियर हो जाते हैं। ये जो बुक है ये मिस्टर टी.एस.आर. सुब्रमण्यम जी की है, यूपी काडर के थे, ही इज़ फ्रॉम केरला, अब डेथ हो गई इनकी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, जी। ये रिटायर्ड एज कैबिनेट सेक्रेटरी। तो मैं तो इनसे फिज़िकली भी मिला हुआ हूँ एकेडमी में ना। तो ये लोग ये आए थे, मेरे ख्याल 50s, इनका बैच मेरे को ध्यान नहीं, 60s से पहले का ही है कुछ, जी। टी.एस.आर. सुब्रमण्यम। जी। जी। सो ये जर्नीज थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, तो गवर्नेंस इन इंडिया। सो ये काफ़ी बुक्स जो है ना मेरे को, मैं ऐसी चीज़ें ना जिसकी सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने कोई अच्छा काम किया, तो मेरे को वैसे शौक है पढ़ने का। तो ये चीज़ें मैं एक ही सलाह दूंगा सबको जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कि घंटे तो 24 हैं, 8 घंटे आप सोने के रखो, 8 घंटे की नींद चाहिए चाहिए, 8 घंटे आप पढ़ाई करो, उसको आप डिवाइड कर लो, 2 घंटे 3 घंटे, जैसे उसका प्लान जैसे भी करना है। योगा वगैरह, आपका स्विमिंग वगैरह, आपको टेनिस वगैरह खेलना है, मूवी देखो, गपशप मारो, हम्म। अच्छी किताबें, स्क्रीन के ऊपर जितना कम ध्यान। कम ध्यान दें, आजकल स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा। मैं आपको हैरानगी होगी, अभी तक मेरी आँखों पे चश्मा नहीं लगा। हम्म। मैं कभी भी मैंने मैंने बच्चों के लग गया है,
बेटा यूज़ करता, मैं नहीं करता, वाइफ भी करती है। सो सिंपल लाइफ जो है ना, सिंपलिसिटी के साथ आप रहो, अच्छी डाइट रखो, अच्छी सोच रखो, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग रखो, और मोटिवेशनल जो है ना स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, वो आप उसके बारे में देखनी पढ़ो, चाहिए। जानो। किताबें जो मैंने आपको बड़े लिमिटेड सिलेक्टेड, मैं कुछ जो इमीडिएटली मैं ला सकता था, ऐसी ऐसी बुक्स आप पढ़ोगे, मिलोगे ऐसे जो लोग, मैं मेरे को चंडीगढ़ में तो खैर ऐसा मौका काफ़ी मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो ऑफिसर्स रिटायर हो गए, जिन्होंने कोई अच्छा अच्छा काम कभी किया हो अपने अपने टाइम में। एस के मिश्रा जी जैसे हैं हरियाणा में, जी, या हरियाणा काडर के IAS ऑफिसर थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिस्टर बंसी लाल के। तो वो आफ्टर रिटायरमेंट ही सेटल्ड एट फरीदाबाद। वो ही रिटायर्ड, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ओके, चंद्रशेखर जी जो थे जी, ना, एंड ही रिटायर्ड एज सेक्रेटरी टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है जी, वो उन्होंने शुरू किया था। ओके, तो हरियाणा में हाईवे टूरिज्म की आप सुनते हो ना जो बात, जी, हाईवे टूरिज्म, दैट वाज हिज आइडिया। तो वो फरीदाबाद में रहते हैं 21 सेक्टर में। तो मैं मिलता रहता हूँ, उनका फ़ोन आता रहता है। ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि आजकल बच्चे, क्योंकि इंटरनेट और ये गूगल वगैरह काफ़ी चीज़ें आ गई, दे थिंक कि सारी चीज़ें हम गूगल पे मिल जाएँगी, ऐसा नहीं होता। नहीं, नॉलेज इज़ देयर बट एक्सपीरियंस तो हमारे जैसे लोगों के पास है ना। मेरे को बड़ा अच्छा लगता वो है जब, सुनना और देखना या मिलना बड़ा ज़रूरी है, यस। तभी मोटिवेट फ़ील होता है हाँ, और मैंने आपको बताया ना एस के मिश्रा जी का नाम लिया, इनको मैं मिला हुआ, लवासा साहब हुए, सुब्रमण्यम साहब हुए। हुँ, मैं इन लोगों से, शिव खेड़ा जी को मैं मिला हुआ हूँ। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे-ऐसे लोग। नहीं ये सर बिल्कुल जेन्युइन बात है। तभी जब भी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ा मतलब एक ना ठीक है थोड़े दिनों के लिए लेकिन ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सर एक कोई लास्ट चीज़ जो 1 या 2 लाइन में आप बता पाओ कि बच्चों को जो सिविल सर्विसेज़ है, वो क्यों करनी चाहिए? जो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनके लिए तो हमने काफ़ी बातें कर ली हुई हैं, मैं अपने बारे तो मैंने आपको बता ही दिया कि, कि प्रेशराइज़ तो कुछ नहीं है, है जी? प्रेशर तो हम किसी को नहीं कर रहे, लेकिन क्यों आपको क्या लगता है? एक आधा ऐसा सिविल सर्विसेज़ का मेरा तो मकसद ये था कि उसमें आप अ, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे और पॉलिसी लेवल के ऊपर दोनों में आपको ना एक अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं अपना ही बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं डायरेक्टर पंचायत था, तो डायरेक्टर पंचायत था तो मैं, उससे पहले मैं जब डायरेक्टर पंचायत नहीं था तो एज़ SDM, एज़ DC, मैंने ये चीज़ फ़ील की थी कि भई गाँव में गवर्नेंस का बड़ा इश्यू है ये, इशू? बहुत बड़ा इश्यू है। And when I became director पंचायत गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सो आई गेव दैट आइडिया। मैं, जी, जो नई गवर्नमेंट आई थी बीजेपी गवर्नमेंट, तो मैंने फिर मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको मैंने, अपने बॉस से मैंने बात की, तो फिर उनसे टाइम लिया, CM साहब से, उनको बताया भाई आपको ग्रास रूट लेवल पे कुछ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड ही अभी इमीडिएटली अग्रीड। देखो डेमोक्रेसी के अंदर ना पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेसी में कमिटमेंट, जी, बड़ा ज़बरदस्त, मतलब रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आते हैं। मेरे को तो कुछ कभी कोई दिक्कत आई नहीं। मैंने तो जो आइडियाज़, जो बात आती थी, मेरे को बॉस भी अच्छे मिले, सीनियर ऑफिसर्स अच्छे मिले, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी, मेरे को कोई दिक्कत कभी भी किसी से नहीं आई। कोई भी, आप नेम एनी गवर्नमेंट, एनी चीफ मिनिस्टर, आई वाज़ कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी, क्योंकि मेरे को पर्सनल एजेंडा तो होता नहीं था। कोई डिफरेंस है सर ये हाँ, आपने डिफरेंस हर दोनों आदमी गवर्नमेंट के का, साथ काम हर किया है? आदमी का, मैं तो बहुत मोटी सी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि डिफरेंस जो होता है ना, पॉलिटिकल विल का ही होता है। वो पॉलिटिकल विल का सिंपल, पॉलिटिकल विल्स के अगर आपने ये सोच लिया मैंने ये करना है तो करना है, उसी के कारण जो डिफरेंस जो होता है ना, हम कहते हैं ना भी वो सरकार, उनका स्टाइल ये था, वो ये कर पाए, वो या वो नहीं कर पाए, वो सिर्फ पॉलिटिकल विल का होता है। ब्यूरोक्रेसी तो वही है, हुँ, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट्स तो सेम ही है। सेम है, आप काम कैसे लेते हो वही है ना। मैंने भी, मैं ज़िला चलाए, मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट में रहा, मैं बड़ी लार्जेस्ट डिवीज़न में मैं रहा, तो ऑफ़िसर्स तो वही थे ना। मेरे को, मैंने तो खड़े नहीं किए थे, मेरे को जो सरकार ने दिए वो, उन्हीं से मैंने काम लिया। योर लीडरशिप प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप सोसाइटी के अंदर, चाहे आप गवर्नमेंट के अंदर हैं। बट ये है कि एक लेवल जो होता है ना, एक बियॉन्ड ए पॉइंट, जैसे बेंचमार्क बोलते हैं ना आप, कि बिज़नेस के अंदर, जी, इसमें भी बियॉन्ड ए पॉइंट आपको एक जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है ना गवर्नमेंट, सरकार का, ब्यूरोक्रेसी का, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
जहाँ लगे कि आपकी कॉन्शियस नहीं मान रही, ये गलत है डील, आप उससे हट जाओ। मेरा तो बड़ा फंडा क्लियर था, मैं उसमें कभी प्रेस्टीज इशू नहीं बनाता, ठीक है कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। 66 में 1966 में हरियाणा बना था, तो पंचायतें ऐसी ही थी, तो एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आई, मैं डायरेक्टर लगा, तो एक इलेक्शन भी नज़दीक थे 2-3 महीने के बाद, गवर्नमेंट भी नहीं थी, सो दैट वाज, फिर अगेन दैट वाज चैलेंज इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पढ़ी लिखी पंचायत। हाँ, वहाँ पे 5 4 4 महीने वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा। अंडर द यस, यस। लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर सर उस हाँ, टाइम। वही गवर्नमेंट, तो आई एज़ डायरेक्टर पंचायत आई वाज़ रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, वहाँ पे जो भी था, तैयारी जो करते थे, कोऑर्डिनेशन का काम, सा ऑल द एफिडेविट्स वर साइन्ड बाय मी। सो वो एक ब्यूरोक्रेसी जो है ना, अगर आपके इंटेंशंस ठीक हैं, पॉलिटिकल विल, आप अगर लीडरशिप अगर आपको अप्रिशिएट कर रही है आपके आइडियाज़ को, वो एक्सेप्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई मतलब जो वो एक बनाया हुआ है कि भी कुछ प्रेशर आएगा, कुछ ऐसा नहीं है। और रादर आप देखो, ये आप ये बताओ, प्रेशर में कौन नहीं है? सभी है, आप जो बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता है ना, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, वही फोर्थ, प्रेशर है, वही प्रेशर में है। जो हाउसवाइफ है, वो अलग प्रेशर है। होम मेकर है, वो भी प्रेशर में है। मतलब कौन है आदमी जो बिना प्रेशर के? बट ये है कि उस प्रेशर को कैसे, दैट इज दैट, हैंडल। और वो तभी होती है कि आप बड़ा, घंटे तो 24 सबके पास 24 ही वही है ना, सेम। आपके पास ही 24 है, मेरे पास ही 24 है। आप उसको मैनेज कैसे करते हो, दैट इज, वही सरकार में वही चीज़ होती है, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज, पर एक चीज़ है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन में आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको मान लो सुबह आप उठते हो, 10 इंपॉर्टेंट काम है, 10 में कौन सी इंपॉर्टेंट है? कई बार क्या होता है 10 के 10 नहीं हो पाते। आप डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो, आपके 12 महीने हैं, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आपको, मेरे को पहले पता होता था बच्चों का एग्ज़ाम आ रहे हैं मार्च में, तो वो सारा वो तैयारी करनी उस है। तरीके का एजेंडा। फिर अप्रैल में प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी वीट की, वो तैयारी करनी है। मई जून में गर्मी शुरू हो जी। जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम ना आए, वो शुरू करना है। जुलाई अगस्त में बरसात आएगी, फ्लड ना आ जाए। मतलब आपको वो बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट को आप जब चलाते हो, हैंडल करते हो, तो वो आपको हर तरह का चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है। और उसको चॉइस आपकी है, ये है कि एक तो यह है कि चलो जब ठीक है सब चलता है, एटीट्यूड उसमें बनते नहीं बात। बट जब आप हेड ऑन उसको फेस करते हो, मैं तो हेड ऑन ही फेस करता था, चाहे लॉ एंड ऑर्डर था, चाहे अब मान लो इलेक्शंस आ रहे हैं कि पंचायतों के, मेरे टाइम पंचायतों के इलेक्शन भी आए, पढ़ी लिखी पंचायतों के इलेक्शन ही मेरे को कराना पड़ा। 15 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, 10 दिन बाद मेरे को डीसी लगा दिया फरीदाबाद में। 16 में मैंने फिर इलेक्शन कराए, पूरे हरियाणा में थे, ऑफ कोर्स मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी था। फिर एजिटेशन आ गया फरवरी में, फिर एग्ज़ाम आ गए, फिर वो के चैलेंजेस आएंगे और वो और फिर सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। आपका ईस्टर्न पेरिफेरल वाला चल रहा था, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस हाईवे, ये तब चल रहा था। एंड पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो रिव्यू करते थे प्रगति में हर महीने। तो आपको पूरी तैयारी करके वो ऑनलाइन, वो सारा चीफ सेक्रेटरी साहब वो उसको हैंडल करते थे, तो ग्राउंड लेवल पे हम कर रहे थे। 4 लेन 6 लेन रोड नेटवर्क का काफ़ी, आपका डेजिग्नेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा था, जी। इसका सारा एक्विजिशन का, कांडला से लेकर के दादरी तक का जो था, रेलवे को लैंड एक्वायर करना, अलग एक्वायर करके फिर फिजिकल पोजेशन देना, फिर काम शुरू कराना, बड़े इश्यूज आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बड़े इशू आते हैं कई बार। मुआवजा मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है। मुआवजा नहीं अगर टाइम पे मिला, तो वो फिर पोजेशन झगड़ा हो जाएगा। तो मेरा तो पहले होता था भाई, सबसे पहले जो है ना, जो कॉम्पनसेशन का पैसा ना वो बढ़ना चाहिए जिस फार्मर की लैंड ली। और वो हमारे जो वो मीटिंग होती थी, उसमें भी पहली बात यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछती थी, अनलेस अनटिल को डिस्प्यूट में 2-4% होते थे, डिस्प्यूट में कोर्ट में फंसा हुआ मामला, किसी का फैमिली डिस्प्यूट है टाइटल का, लैंड का, जी। अदरवाइज में हमारा होता था कि कब्जा। पंजाब में जैसे अखबारों पढ़ रहे हैं, पोजेशन नहीं मिल रहा, दिया नहीं, NHAI के काफ़ी प्रोजेक्ट जी। रुके हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इस एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ होगा। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एक बार और
आपके साथ बातचीत करें और जो और भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके रिसेंट या फिर पुराने उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच चाणक्य एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक मेरा एक नाइट कैंपिंग की बात चली तो मेरा वो एक एफएम रेनबो पे जी, मेरा रिकॉर्डिंग की जी, थी आकाशवाणी ने, वो मैं आपको दे दूंगा। वो तकरीबन 1 घंटे की जी, रिकॉर्डिंग है, तो उसमें उस कॉन्सेप्ट का जो आपने पूछा तो काफ़ी डिटेल डिटेल में बताएं। आप ऑडियो है वो, तो वो आप जी, देख सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर, सभी लोगों थैंक का चाणक्य एकेडमी। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। जी।